नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ेंगे साथियों भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा हुआ है साथियों, मौर्य काल। और मौर्य काल में हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा कर ली है और तीसरे शासक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य को, उसके बाद हमने पढ़ा साथियों बिंदुसार को, और अब हम पढ़ रहे हैं अशोक को। अब साथियों अशोक के बारे में जितनी भी सामान्य जानकारी थी बहुत सारी मैंने आप लोगों को दी और बहुत सारी जानकारियाँ इनके बारे में बची हुई हैं। तो करते हैं उन जानकारियों को साथियों शुरू और अपनी कक्षा को भी आरंभ करते हैं। यानी हमारी कक्षा क्या रहने वाली है, मौर्य काल। साथियों काल कौन सा चल रहा है, मौर्य काल। और मौर्य काल के तहत हम लोग किसको पढ़ रहे हैं साथियों, मौर्य काल के तहत मैंने आप लोगों को बताया हमारा जो मूल बिंदु है वो क्या चल रहा है, अशोक चल रहा है। क्या चल रहा है साथियों, अशोक। ठीक है, यानी कि सम्राट अशोक आपका। ठीक है, अब देखिए अशोक के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हमने अर्जित की थी। सामान्य जानकारी, इसके जीवन से संबंधित जानकारियाँ, अभिलेखों से संबंधित जानकारियाँ काफ़ी हमने चर्चा इनसे संबंधित की थी। इनके उपनाम इत्यादि चीज़ें वो सामान्य में आ गई। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी चर्चा करते हैं अशोक की। एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, अशोक एवं बौद्ध धर्म, यानी अशोक का बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध था। अशोक एवं बौद्ध धर्म कहने का मतलब अशोक और बौद्ध धर्म इनका आपस में क्या संबंध था। देखिए बात करते हैं शुरू साथियों। अगर सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि आरंभ में अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरंभ में इन्हें ब्राह्मण धर्म का अनुयायी माना जाता है। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी, ठीक है, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण जगह है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अलग अलग किताबों में इस प्रकार की अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं, तो उन्हीं जानकारियों को अपने धीरे धीरे एक एक चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इनको इनको समाहित करके निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आरंभ में ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रंथ आता है कल्हण की राज्य तरंगिणी। राज्य तरंगिणी में इसे शैव बताया गया। भाई ध्यान रखना, राज्य तरंगिणी में इसे शैव बताया गया है। और प्रारंभ में ये क्या ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, इसी में प्रारंभ में इसे शैव बताया गया था। लेकिन अब बात हम कर रहे हैं अशोक व बौद्ध धर्म की। तो साथियों ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अशोक को बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम दीक्षित, पहला प्रश्न यही है, अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने करवाया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आएगा, एक तो उपगुप्त, एक शब्द आपको मिलेगा उपगुप्त, और एक शब्द और मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, निग्रोध। 2 व्यक्तियों के नाम मिलेंगे, दोनों ही नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक तो निग्रोध शब्द मिलेगा, एक आपको मिलेगा उपगुप्त। ठीक है, प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध को अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था उपगुप्त। ठीक है, यह जो ग्रंथ मिलता है आपका दिव्यावदान के अनुसार इसे कहा जाता है, आपको ये नहीं याद करना, सीधा नाम याद करना है, और महायान के अनुसार इसे कहा गया है, महायान के अनुसार। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये देखिए दीक्षित किसने किया, उपगुप्त ने किया सर्वप्रथम, निग्रोध व महायान। अब अगला बिंदु आता है यानी पूर्ण दीक्षित, यानी कि बौद्ध धर्म में पूर्णतः प्रभावी। अगर अपन बात करें कि पूर्ण दीक्षित किसने किया, तो ध्यान रखना एक व्यक्ति का और शब्द आएगा, यानी अशोक को पूर्णतः बौद्ध किसने बना दिया था, वो था साथियों मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस। अब जैसे ही ये मोगलीपुत्र तिस आया ना, तो आपके दिमाग में फटाफट कई चीज़ें आ जानी चाहिए, और ये सारी की सारी बौद्ध धर्म से संबंधित है और साथ साथ में अशोक से संबंधित है। ठीक है, तो मोगलीपुत्र द्वितीय बौद्ध संगीति बहुत ही महत्वपूर्ण है,
द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बना था। ये अध्यक्ष मैंने आपको बताया था, सबसे पहले महान होता है, उसके बाद साब होता है, साब कबीर महाकश्यप पहला हो गया, उसके बाद मैंने कहा था पुत होता है, तो पुत ये था वो पुत मामूली ना पुत आपका तिस, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को जो पढ़ना था वो था साथियों आपका कौन सा, यानी मैंने कहा अब मित्र होता है तो वसु मित्र, ठीक है। तो देखिए पुराण मोंगली पुत्र तिस द्वितीय बौद्ध संगीति का ये क्या रहता है, अध्यक्ष रहता है। और ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति है ना साथियों, कहाँ पर होती हैं, अशोक के द्वारा ही आयोजित करवाई जाती हैं, तो पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र की बात आ गई, आप सब जानते होंगे इसके बारे में, तो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। मैंने कहा ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी पाटलिपुत्र में। और कब होती है साथियों, 251 आपकी बीसी, ठीक है, 251 बीसी में ही होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है, पाटलिपुत्र में 251 बीसी, ठीक है। और इसी के अंदर आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा गया था, अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ठीक है, ये अभिधम्म पिटक मोंगलीपुत्र तिस के द्वारा ही लिखा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अभिधम्म पिटक। पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा कि तृतीय संगीति में क्या था, ध्यान रखना प्रथम संगीति में है ना आपका शुद्ध पिटक विनय पिटक वहाँ लिख दिया गया था, और दूसरी में कोई भी पिटक नहीं था, और यहाँ पर ये आपका तीसरा पिटक हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अशोक की बात हम कर रहे हैं, तो इनसे आगे की बात करते हैं साथियों। अशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति का यहाँ पर आयोजन करवाया गया। इस संगीति के बाद क्या होता है आपको पता है क्या, संगीति के बाद ये संगीति हो गई है ना द्वितीय संगीति, इसका आयोजन किसने करवाया है, अशोक ने ही करवाया है। और अब ये क्या करेगा, यहाँ इस संगीति के आयोजन के बाद है ना विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा, विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार, और इस धर्म के है ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को भेजा जाता है, अलग अलग काफ़ी नाम है, लेकिन हमें उन नामों पर नहीं फंसना, हमें केवल दो बहुत महत्वपूर्ण नाम याद करने हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक इनका पुत्र है महेंद्र, और दूसरा है ना इसकी पुत्री है जिसका नाम है संघमित्रा, महेंद्र व संघमित्रा। और इन दोनों को कहाँ पर भेजा साथियों, श्रीलंका। और ये श्रीलंका चले भी गए, और वहाँ जाकर वहाँ का जो शासक था तिस, तो इस तिस को क्या करवा दिया, बौद्ध धर्म का अनुयायी बना दिया, बौद्ध धर्म का क्या बना दिया, अनुयायी बना दिया, ठीक है। ये सारी बात मैंने पीछे कहीं ना कहीं बता दिया आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब लीजिए अगली और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। द्वितीय संगीति की बात आ गई, अशोक व बौद्ध धर्म से संबंधित बात हम कर रहे हैं साथियों। अब अशोक से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित देखो ये प्रमाण कहाँ पर मिलता है, ये सारी बातें आपने लिख ली है, मैं रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। अशोक एवं बौद्ध धर्म, आरंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी, राजतरंगिणी जो कल्याण की है वो उसमें सेव बताया गया है। दीक्षित किसने किया, उपगोपत नामक व्यक्ति ने किया। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपका निग्रोथ आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे तो ये भी दोनों। और पूर्ण मौलिपुत्र इस पूर्णतः बौद्ध धर्म ग्रहण करवा देता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन बनता है, यही मौलिपुत्र पाटलिपुत्र में होता है। 251 बीसी में अभिधम्म पिटक लिखा जाता है। और द्वितीय संगीति के बाद क्या होता है साथियों, बौद्ध धर्म का प्रचार करता है कौन, प्रचार करवाता है विदेशों में कौन, अशोक, ठीक है। काफ़ी लोगों को यहाँ से भेजता है। तो उन लोगों में दो हमने बात की, इसी के पुत्र और पुत्री ना महेंद्र व संघमित्रा। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात और कर लेते हैं अशोक से संबंधित, यानी बौद्ध होने का प्रमाण, बौद्ध होने का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है लिखित साक्ष्य से, वो आपका एक अभिलेख है, और इस अभिलेख का नाम है साथियों बाबरू शिलालेख, बाबरू शिलालेख है। और साथियों ये बाबरू शिलालेख कहाँ पर है, बेराट में है। और बेराट कहाँ पर है, जयपुर में, राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है ये, ठीक है। यहाँ पर ये बाबरू का अभिलेख मिलता है, बीजक की पहाड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो बौद्ध होने का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, बाबरू शिलालेख में। और इसी बाबरू शिलालेख में क्या मिलता है, अशोक का बुद्ध धम्म व संघ में विश्वास,
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है ये, बुद्ध, धम्म एवं संघ में आस्था, ये प्रमाण यहाँ पर मिलता है। संघ में आस्था रखता था कौन? उस बुद्ध, धम्म और संघ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आप जानते होंगे। तो बौद्ध होने का प्रमाण कहाँ पर मिलता है साथियों? भाब्रू अभिलेख में मिलता है। इसकी खोज कौन करता है? खोज अगर आपसे कोई पूछे ना तो लिख देना कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट, ठीक है, कैप्टन बर्ट। बस ये होगी कहानी पूरी इसकी। और इधर मैंने अशोक एवं बौद्ध धर्म की बात कर दी है साथियों। अशोक ने साथियों ध्यान रखना एक और इम्पोर्टेंट बात, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए साथियों, है ना, बौद्ध धर्म मतलब को बढ़ाने के लिए 84,000, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध स्तूपों का निर्माण, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब साथियों एक चीज ध्यान रखना, अशोक के द्वारा, अशोक एवं बौद्ध धर्म, मैंने कहा बौद्ध होने का प्रमाण, बौद्ध, है ना, 84,000 बौद्ध स्तूपों का इसने क्या करवाया साथियों? निर्माण करवाया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है साथियों? घटना है, ठीक है। अब मैं इससे संबंधित एक तथ्य आप लोगों को और बताना चाहूँगा। अशोक बौद्ध धर्म के साथ साथ ये सहिष्णु भी था साथियों। क्या था? सहिष्णु भी था, सहिष्णु शासक था ये। क्या था? सहिष्णु शासक। मतलब ये हुआ कि ये सभी धर्मों को क्या करता था? आदर से ही देखता था। इसलिए ये सहिष्णु शासक का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? कि अशोक के द्वारा साथियों आजीवक संप्रदाय होता है ना, आजीवक संप्रदाय आप जानते होंगे। मखली पुत्र घोषाल की बात अगर आपने पढ़ी है तो कहीं पर याद आ रहा होगा, कहीं पर जरूर। तो सहिष्णु, क्या वो महावीर स्वामी के साथ कोई तपस्या वगैरह करता है? क्या आपको कुछ याद आ रहा होगा? ठीक है। तो सहिष्णु शासक, आजीवक संप्रदाय साथियों, संप्रदाय कौन सा है? आजीवक संप्रदाय को यहाँ पर अगर अपन बात करें साथियों, गया वाला जो क्षेत्र है, गया में बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ में 4 गुफाएं भेंट की, दान दी। अगर इस बात को नहीं समझे हो तो एक बार मेरी बात को सुन ले केवल, ठीक है। सहिष्णु शासकता, इसका प्रमाण किस प्रकार है? कि आजीविक संप्रदाय को गया में बराबर की पहाड़ियाँ जो कि है ना में 4 गुफाएं दान दी। किसने? अशोक ने। किसको दी? आजीविक संप्रदाय को दी। ये 4 जो गुफाएं कौन सी है? ये प्रश्न आया हुआ है, नेट का बहुत अच्छा प्रश्न है और अन्य एग्जाम में आता ही आता है। तो ये गुफाओं के नाम अगर आप लोग याद करोगे तो कर लोगे। एक का नाम कर्ण है, दूसरी का नाम साथियों चौपड़ है। क्या है? चौपड़। तीसरे की बात करोगे आप लोग तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे ना किसकी? कर्ण की। कर्ण और चौपड़ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे पहले यही है। उसके बाद अगर अपन लोग बात करेंगे ना तो एक तो यहाँ पर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, झोंपड़ी आती है। क्या आती है? झोंपड़ी। अब झोंपड़ी में भी 2 झोंपड़ियाँ हैं भैया, यहाँ एक छोटी बड़ी वैसे भी आती है, लेकिन यहाँ पर आएगा विश्व झोंपड़ी, ठीक है। और एक शब्द आ जाएगा यहाँ पर आपके लिए, सुदामा। कौन सा आ जाएगा साथियों? सुदामा। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये चीज़। एक नंबर तो मैंने यहाँ दिखा दिया कर्ण, दूसरी कौन सी है? चौपड़। तीसरी की बात करोगे तो वो है सुदामा, ये गुफाओं के नाम है सुदामा। और चौथी की बात करोगे तो ये झोंपड़ी है, और झोंपड़ी कौन सी है? विश्व झोंपड़ी। दोहरे माथे झोंपड़ी नहीं है ये, ठीक है, विश्व झोंपड़ी है। तो ये हो गया आपका, यानी एक और फैक्ट पूरा दोबारा सुन लीजिए। सहिष्णु शासक आजीविक संप्रदाय को मतलब गया जो क्षेत्र है वहाँ पर बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान दे दी। कर्ण, चौपड़, सुदामा, विश्व झोंपड़ी। इसको याद कैसे करना है? ऐसे याद करना, सुन लीजिए। कच्चो सुदामा को झोंपड़ो, ऐसे याद कर लेना, सुन लो। आप लोग इसको याद करने के लिए क्या काम लोगे? कच्चो सुदामा झोंपड़ो, मतलब सुदामा का झोंपड़ा था। कच्चो सुदामा झोंपड़ो, मतलब सुदामा का झोंपड़ा क्या था? कच्चा या कच्चो। सुदामा झोंपड़ो, झोंपड़ो याद करना है ना, क्योंकि कच्चो करोगे तो झोंपड़ा करोगे, कच्ची करोगे तो फिर ची हो जाएगा। वैसे कुछ भी आप ट्रिक याद कर लेना। कैसे?
कर्ण, चौ से चौपड़, सुदामा यानी सु है ना, सुदामा तो पूरा नाम आ गया, और झोंपड़ो झोंपड़ी कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं है बदल करके, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सहयोग ले सकते हो ट्री का, बाकी तो मैंने याद ही करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक में बौद्ध धर्म, बौद्ध होने का प्रमाण, भागरू शिलालेख विराट जयपुर में, अशोक का बुद्ध धम्म संघ में आस्था व्यक्त करता है ये विलेख, और बौद्ध 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण, और साहित्य सहिष्णु शासकता, सभी धर्मों को सम्मान, आदर करने वाला, आदर भाव, आजीविक संप्रदाय को गया में बराबर की पहाड़ियों में इन्होंने 4 गुफाएं जो दी थी, आजीविक संप्रदाय को चारों गुफाएं मैंने बताया, कच्चो, सुदामा, झोपड़ो, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अशोक के हम बौद्ध की होने की बात कर रहे हैं, तो इसको आप लोग अपन आगे और बढ़ते हैं और इसके प्रति कुछ बात करते हैं। अब अशोक के द्वारा साथियों यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अगर अपन बात करें तो अशोक के द्वारा यहाँ पर यात्राएं की जाती है। क्या की जाती है? यात्राएं, ठीक है। तो अगला जो बिंदु हमारा ये ठहरता है अशोक की यात्राएं। ऐसा कोई अगर फैक्ट आ जाए आपके सामने तो ये भी प्रश्न बनेगा, अशोक की यात्राएं। साथियों ध्यान रखना, अशोक ने क्या किया, जो पहले होता था शिकार विहार, शिकार विहार या आखेट विहार कह सकते हो आप लोग, आखेट विहार यानी आखेट पर घूमने जाना, ठीक है। तो अशोक ने क्या किया, इसकी जगह अब जो नई चीज बनाई वो थी बौद्ध विहार, मतलब बौद्ध जो धर्म स्थल थे वहाँ का भ्रमण करना, ठीक है। तो ये नीति अपनाई। तो फिर ये इसी के संदर्भ में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सर्वप्रथम ये भ्रमण करते हैं साथियों, इसका बोध गया का। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दी मैंने आपको, सर्वप्रथम है यानी कि ये अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया का साथियों क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक है। तो ये बोध गया का इसका क्या हो गया साथियों, विहार हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपन लोग बात करेंगे एक तो 12वें वर्ष की और एक आता है इनका साथियों 14वां वर्ष, ठीक है, 20वां, सॉरी 12वें के बाद हम पढ़ेंगे सीधा 20वां, ठीक है। तो अगर अपन लोग 12वें की बात करें तो निगाली सागर की बात करेंगे, 12वें की निगाली सागर, ठीक है। ये साथियों नेपाल में है, कहाँ पर है, नेपाल में। यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम संपन्न करते हैं, कनक मुनि के स्तूप को 2 गुना पुनरुद्धार कर देते हैं। देखो 2 शब्द यहाँ मिल जाएंगे, को 2 गुना बना देते हैं। ये 2 गुना मतलब सीधी भाषा में हम कहें तो ये इसका पुनरुद्धार कर देते हैं, पुनरुद्धार, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना थोड़ी सी। तो ये ऐसा कोई प्रश्न आए तो आप इस पर भी थोड़ा विचार कर लेना। तो कनक मुनि के स्तूप को ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। 12वें वर्ष निगाली सागर नेपाल की यात्रा करते हैं। और अब बात करेंगे साथियों 20वें वर्ष, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 20वें वर्ष ये करते हैं लुम्बिनी की यात्रा। किसकी भैया, लुम्बिनी की यात्रा। 20वें वर्ष लुम्बिनी, और लुम्बिनी भी कहाँ पर है बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये भी साथियों नेपाल में ही है, और वहाँ की यात्रा करते हैं। और साथियों ये महात्मा है ना, बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण ये यहाँ पर यात्रा करते हैं। और यहाँ पर क्या काम करते हैं, लुम्बिनी जाकर के, है ना, वैसे ही तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लुम्बिनी में जाकर के यहाँ धार्मिक कर माप
धार्मिक कर समाप्त, यानी इनका धार्मिक कर से इन्हें इस जनता को मुक्त कर दिया जाता है। एक तरीके से अच्छा कार्य किया इन्होंने। लुम्बिनी में धार्मिक कर यहाँ पर नहीं लगेगा। और साथ साथ में साथियों अगर भूमि कर की बात करें तो भूमि कर में कमी की गई। भूमि कर में क्या की गई? कमी की गई। भूमि कर था 1/4, अब 1/4 की जगह इन्होंने भूमि कर दिया साथियों 1/8। कितना कर दिया? 1/4 की जगह कितना कर दिया? 1/8, मतलब बहुत कम कर दिया। तो इतने हिस्से का फिर इसे भूमि कर देना पड़ता था इनको। तो देखिए 20वें वर्ष लुम्बिनी नेपाल की यात्रा, धार्मिक कर समाप्त, ठीक है, और भूमि कर, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साथियों, और लुम्बिनी देही नामक अभिलेख है, उसमें ये जानकारी मिलती है सारी की सारी कि ये भूमि कर माफ किया, धार्मिक कर समाप्त किया, ये वाली बात है ना। भूमि कर वाली बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक बात होगी ना। तो इसकी जो जानकारी एक अभिलेख में मिलती है जानकारी, और वो है ना इन्हीं के द्वारा बनाया गया है ना। और रुमिन देही अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। रुमिन देही अभिलेख से जानकारी मिलती है साथियों, है ना। शिलालेख है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, ये रुमिन देही अभिलेख एकमात्र रुमिन देही शिलालेख है, स्रोत है, जिससे मौर्यों की आर्थिक व्यवस्था के बारे में प्रभाव, मतलब पूरा का पूरा जोर डाला गया। ये बात ध्यान रखना, मौर्यों की आर्थिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौर्यों की किस व्यवस्था पर? आर्थिक, मौर्य काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौर्यों की आर्थिक व्यवस्था, यानी आर्थिक पक्ष पर प्रभाव, ऐसा मान लेना आप लोग। यानी इसके अंदर के आर्थिक पक्ष की जानकारी मिलती है मौर्यों की। एकमात्र अभिलेख है और जिसका नाम क्या है? और रुमिनी देवी, ठीक है। थोड़ा सा नाम इधर उधर भी मिलता है, तो रुमिनी देवी शिलालेख, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें जानकारी मिलती है। और फटाफट देखिए अशोक की यात्राएं, है ना। आखेट विहार यानी शिकार वगैरह पहले घूमने जाते थे, अब उसकी जगह बौद्ध विहार इन्होंने कर दिया है। और रणघोष या धर्मघोष की जगह क्या? रणघोष या युद्ध घोष की जगह उन्होंने क्या कर दिया था? धर्मघोष। और अशोक की यात्राएं, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर नेपाल, और यहाँ पर कनक मुनि के स्तूप को 2 गुना या पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण, 20वें वर्ष लुम्बिनी नेपाल, धार्मिक कर समाप्त, भूमि कर 1/4 की जगह 1/8। कहाँ से जानकारी मिलती है? और लुम्बिनी देही अभिलेख से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अशोक के कुछ और तथ्यों की बात करते हैं। यहाँ तक की तो बात होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है भारतीय इतिहास का। ये 4-5 राजवंश अगर आपके दिमाग में बैठ गए ना, तो फिर भारतीय इतिहास का जो भूत है, यानी आप कहते हो कि कठिन है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। एक चीज़ ध्यान रखना साथियों, अशोक के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। सुदर्शन झील, जो कि सौराष्ट्र में हमने पीछे बात कर रखी है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी हमने बात की थी। पुष्यमित्र वैश्य की चर्चा हमने की थी। अशोक के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। पुनर्निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। हाँ, पुनर्निर्माण इनके द्वारा करवाया जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट कहानी और याद कर लेना, अशोक के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया जाता है। कुछ तथ्य और बता देता हूँ। इनके द्वारा स्थापित नगर, ठीक है, यानी नगर की स्थापना अगर बात करें तो एक तो कहते हैं कश्मीर की स्थापना। कश्मीर की स्थापना ये करते हैं झेलम नदी के किनारे, ठीक है, झेलम नदी के किनारे। और एक और शब्द मिलता है देवपतन की स्थापना। देवपतन की स्थापना, इसके लिए देवपाटन शब्द का उल्लेख मिलेगा आप लोगों को। ये नगरों की स्थापना अशोक के द्वारा की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने साथ साथ में आप लोगों को ये फैक्ट बताना बहुत ही जरूरी समझा, ठीक है। अब देखिए साथियों, आगे अपन लोग क्या बात करेंगे, अशोक के उत्तराधिकारियों की। अब हम आखिरी कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। अशोक के
उत्तराधिकारी। अब अशोक के उत्तराधिकारी की चर्चा हम करेंगे तो यहाँ बहुत ही मतलब सरल सी चर्चा है। एक व्यक्ति आता है साथियों कुणाल, क्या आता है कुणाल। इस कुणाल की एक व्यक्ति से इसके बराबर एक चीज़ पढ़ी जाती है, वो बहुत बहुत ध्यान रखना। कुणाल है ना, इस कुणाल के बारे में तो ये अशोक का क्या पुत्र है, इसका उत्तराधिकारी है। और इसी के समकक्ष जो कलण है ना, कलण जिसकी पुस्तक है राज्य सरंगिणी, तो कलण के अनुसार, कलण कश्मीर है ना, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। तो अगर अपन बात करें कलण के अनुसार, कहते हैं कि इसके समकालीन एक शासक था कश्मीर का, कश्मीर का शासक था जिसका नाम था जलोग। क्या नाम था? जलोग। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, जलोग। ठीक है, तो इस शब्द पर भी गौर करना, जलोग। ठीक है, जल प्लस ओग आप पढ़ते भी हो। तो कुणाल कलहण के अनुसार कश्मीर में इसके समकालीन जो शासक था वो कौन था साथियों, यानी कि कलहण के अनुसार। इधर तो कौन था, मगध के ऊपर तो आपका ये हो गया कौन, कुणाल, और कश्मीर पर कौन हो गया, जलोग। ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। इसके बाद अगले शासक की बात करेंगे साथियों, दशरथ। कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ एक ही बात करना है, इसने एक उपाधि धारण की थी, उपाधि है ना, जो अशोक ने भी धारण की थी, इसका दादा था वो, तो उसका नाम था देवना नाम प्रिया, देवना नाम प्रिय। ठीक है, ये उपाधि इन्होंने क्या की साथियों, धारण की। तो ये बात आप लोगों को याद करनी, सिर्फ एक ही बात दशरथ के बारे में। और इसके बारे में इसके बाद एक आता है संप्रति। क्या नाम आता है साथियों, संप्रति। और इसके बारे में क्या याद करना है, सुहस्ती नामक एक शासक होता है, सॉरी सुहस्ती नामक एक जैन विद्वान होता है। सुहस्ती द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, जैन धर्म में दीक्षित कर दिया जाता है, द्वारा जैन धर्म में दीक्षित। किसने दीक्षित किया, सुहस्ती ने। किसको दीक्षित कर दिया, संप्रति जो कि मगध का शासक था। ठीक है, उसको सुहस्ती द्वारा जैन धर्म में क्या कर दिया गया, दीक्षित। आखिरी शासक की चर्चा करें साथियों तो ये है बृहद्रथ। अगर आपने अभी मैंने ये बृहद्रथ लिखा है, मैंने एक जगह ऐसे बृहद्रथ का, ये तो नहीं था लेकिन ऐसे एक नाम का जिक्र और किया था। देखता हूँ आपकी स्मृति कितनी काम करती है। कहीं मगध के आरंभ में किया था, कहाँ पर किया था, मुझे जरूर बताना। बृहद्रथ का जिक्र कहाँ किया, मुझे जरूर लिख कर दिखाना कमेंट में। ठीक है, हाँ, मैं आपको नहीं बताऊंगा ताकि आपको भी पता चले कि आप है ना कितने लोग देख रहे हो, कितने कमेंट दोगे, मुझे पता है इसका। तो ठीक है, तो बृहद्रथ की बात करोगे साथियों तो ये था यहाँ इनका अंतिम शासक, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक इसे कहा जाता है। और इसी का सेनापति होता है, सेनापति। और इस सेनापति का नाम है साथियों पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग। और इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 ईस्वी में, 185 BC में इसकी कर दी जाती है हत्या। हत्या करते ही मगध के ऊपर साथियों मौर्य वंश की समाप्ति। काफ़ी लंबी इनकी जो सल्तनत थी, एक तरीके से अच्छा इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था, उसी का यहाँ पर हो जाता है अंत। तो ये लीजिए, बृहद्रथ अंतिम शासक था और इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके यहाँ पर शुंग राजवंश की क्या कर दी साथियों, स्थापना कर दी। अगला राजवंश भी हमारा वो होगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हैं। अभी भी मौर्य काल की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक चीज़ें बहुत सारा बाकी है, उनको भी करेंगे। थोड़ा सा तो अब शुरू कर देते हैं ताकि अगली कक्षा का ना दिमाग में रहेगी ये चीज़ें आने वाली है। तो अशोक के उत्तराधिकारी मगध, मैंने कहा कुणाल, कलण के अनुसार कश्मीर में जलोग था और इधर कुणाल था। दशरथ उपाधि देवना नाम के लिए। संप्रति एक और तिस ने भी धारण की थी उपाधि, तिस श्रीलंका वाला, वो संघमित्रा महेंद्र। इधर संप्रति सुहस्ती द्वारा जैन धर्म में क्या कर दिया गया, दीक्षित कर दिया गया ना, यहाँ शिक्षित लिख दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको कर लीजिए, एक ही बात है, ये लीजिए दीक्षित हो गया। ठीक है, और इधर बृहद्रथ अंतिम शासक था, सेनापति इसके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 BC के अंदर इसकी क्या कर दी गई साथियों, हत्या कर दी गई है। तो ये था अशोक। ठीक है, इसके बारे में हर एक पहलू को मैंने लेने की पूरी चेष्टा की है।
वहीं से कुछ छूट भी नहीं जाए। लेकिन अभी तो एक छोटी सी या आप एक बहुत महत्वपूर्ण कक्षा भी आगे आने वाली बाकी है। अगला पॉइंट हमारा ये शुरू होने वाला है मौर्यकालीन युगीन लिख दे आप लोग, ठीक रहेगा, दोनों एक साथ नहीं। युगीन, मौर्य युगीन विशेषताएं, ये पॉइंट ठीक रहेगा, मौर्य युगीन विशेषताएं। और इसके अंदर आप लोग सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक इत्यादि सभी चीज़ों में पढ़ोगे। तो सबसे पहले मैं जो हेडिंग डाल रहा हूँ वो है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, ये लीजिए आपकी प्रशासनिक व्यवस्था। और इस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत साथियों ध्यान रखना, पहली बात तो ये जो प्रशासन होता था ना, है ना, यानी कि अपन बात प्रशासनिक व्यवस्था की कर रहे हैं, तो प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता था सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र बिंदु वो होता था साथियों राजा। कौन होता था? राजा। राजा यहाँ पर साथियों निरंकुश होता था। निरंकुश मतलब इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, निरंकुश, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जन कल्याण में ध्यान देते थे, जन कल्याण में, ठीक है। निरंकुश होते थे लेकिन फिर भी ये जन कल्याण, मतलब इन पर कोई आरोप प्रत्यारोप, मेरे कहने का मतलब कोई अंकुश नहीं होता, तो कोई बड़ी संस्था इत्यादि नहीं होती थी, तो एक तरीके से निरंकुश थे, लेकिन ये अत्याचार नहीं करते, जन कल्याण पर ध्यान देते थे, ठीक है। तो प्रशासन की मुख्य इकाई क्या थी साथियों? राजा। और राजा की बात करोगे तो राजा के सहयोग के लिए क्या बनाई गई थी? मंत्री परिषद। क्या बनाई गई थी साथियों? मंत्री परिषद। ध्यान देना, ये जो मंत्री परिषद थी ना, ठीक है, मंत्री परिषद के अंदर क्या थे? मंत्री। क्या थे भैया? मंत्री। हमें पता है मंत्री परिषद मंत्री होंगे। इन मंत्रियों को यहाँ पर तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ। एक प्रश्न आएगा कि कुल तीर्थ कितने थे? कुल तीर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके सामने आ गया। एक प्रश्न आएगा कि कुल तीर्थ है ना वो आपके कितने थे? तो ध्यान रखना साथियों 18। कुल तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18। ये तीर्थ कोई भ्रमण नहीं है, बल्कि यहाँ पर मंत्रियों को क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है, ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रियों से नीचे कुछ एक पद और, एक और, यानी कि एक तरीके से राजा का ये सारे लोग सहयोग करते थे, तो एक पद और होता था, वो था अध्यक्ष का। क्या था साथियों? अध्यक्ष का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अध्यक्ष की बात करेंगे ना, तो कुल अध्यक्षों की संख्या कितनी थी साथियों? 26 थी। कुल कितनी थी? 26। कुल संख्या कितनी थी? 26। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, ये जो मंत्री परिषद होते थे यानी कि तीर्थ, इनका जो वेतन था ना साथियों वो था 48,000। 48,000 पण मुद्रा को कहा जाता था, पण वार्षिक। इनका वेतन था 48,000 पण वार्षिक। और जब हम बात करेंगे साथियों किसकी? अध्यक्ष के पद की, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, यहाँ पर बताया गया है 16,000 पण वार्षिक। पण वार्षिक मतलब वर्ष में, ठीक है। तो ये है आप लोगों का वार्षिक यानी कि अध्यक्ष को। अब देखिए साथियों, ये यानी यहाँ पर तीर्थ कितने हुए? 18 तीर्थ कौन कौन से है? थोड़ी चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं जाएंगे। और अध्यक्ष कुल कितने? 26, ठीक है। इन 26 के बारे में कुछ मुख्यों को पढ़ेंगे या देख लेंगे जैसे भी स्थिति बनती है। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था की बात हम कर रहे थे साथियों, मौर्यों की। और एक बार मैंने बड़ी आप लोगों को यहाँ पर बताई। अब इनके अलग नाम, आगे हम इनकी है ना कुछ और भी है ना सांस्कृतिक विशेषता, कुछ और सामाजिक कुछ ऐसी चीज़ें हो रहा है। तो एक कक्षा आपकी मौर्य काल की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। आजकल शासकों से प्रश्न न पूछकर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये कक्षा आप लोगों की कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना साथियों। अब कक्षा का समय पूरा हुआ, अगले दिन एक और कक्षा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।